अब हम अगला जैव प्रक्रम या जिसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं वह है उत्सर्जन, या इसी को हम इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन या इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। हमने लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हमने पोषण, पोषण के बाद हमने पाचन, पाचन के बाद हमने श्वसन, और श्वसन के बाद हमने परिवहन को देखा। क्या क्या देख लिया हमने? देखिए, सबसे पहले हमने पोषण, पोषण के बाद हमने क्या देखा, पाचन, पाचन के बाद हमने क्या देखा, श्वसन, श्वसन, श्वसन हमने देखा, श्वसन हमने देखा, परिवहन। तो हमने इस टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ा और हम यहाँ पे एक चीज़ आकलन कर सकते हैं कि पोषण, पाचन, श्वसन और परिवहन कहीं ना कहीं ये जो लाइफ प्रोसेस या जिनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं ये एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक है या आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि पोषण, पोषण की हमने बात की थी कि ये सभी जीवों के लिए क्यों जरूरी होता है। तो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं या जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं उनको संपन्न कराने के लिए हमें कहीं ना कहीं बाहर से हमें पोषण लेने की ज़रूरत होती है। कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम हेटेरोट्रॉफिक की भी बात करें तो इनको भी यह पोषण बाहर से लेना पड़ता है, और ऑटोट्रॉफिक को भी यह कुछ न कुछ बाहर से कच्चे पदार्थ लेना पड़ता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमने बात की थी कि सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से यह अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो यह हमने चीज़ पोषण में देखी। चलिए, हमने वह पोषण को ग्रहण कर लिया, तो पाचन की क्या जरूरत पड़ी? जब तक शरीर में उसका पाचन नहीं होगा तो वह जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि पोषण के दौरान हम क्या लेते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ। क्या क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन, हम बात कर रहे हैं वसा, हम बात कर रहे हैं खनिज लवण, खनिज लवण। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स और जल आदि की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक कंप्लीट पोषण हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि यह हमारे लिए उपयोगी कब होंगे, जब इनका पाचन होगा, क्योंकि इनके जो अणु, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की हम बात कर रहे हैं, इनके अणु क्या होते हैं, काफ़ी बड़े या जटिल होते हैं। तो इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, यह पाचन क्रिया। हमने देखा था कि हमारे आहार नाल के अंदर हम जो भोजन लेते हैं वह विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा, जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया और कुछ यांत्रिक क्रिया, इसके द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम से, इसलिए हम जैव रासायनिक क्रिया बोलते हैं। यांत्रिक क्रिया भोजन को चबाते हैं, उसको निगलते हैं, फिर वो एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ बढ़ता है। तो यह जटिल जो कार्बनिक अणु है वह सरल पदार्थों या सरल अणुओं में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, यह, इसको हम पाचन कहते हैं। चलिए, पाचन हो गया। वो अब
पाचन के दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में जो आहार नाल, विशेषकर छोटी आहार नाल जो होती है, उसमें उस पदार्थों का अवशोषण होकर उनको रुधिर में डाल दिया जाता है। तो अब रुधिर का रोल आ गया, तो वह परिवहन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, या वो बोल सकता है कि शरीर के कोशिकाओं में वह वितरित कर दिया जाता है। तो यह काम कौन करता है, हमारे शरीर में रुधिर करता है, रुधिर। अब यह रुधिर का काम हो गया परिवहन का। अब कोशिका में आने के बाद उन पदार्थों को ऑक्सीकरण के लिए, या उसको मैं बोल सकता हूँ कि इनके रिडक्शन, ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वह क्रिया हम श्वसन के दौरान हो रही है। तो श्वसन के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम उसको छोड़ते हैं, ये चीज़ें पड़ी। तो ऑक्सीजन के दौरान जब तक ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं आएगी तो इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि फाइनल जो इनका महत्व होता है, जब तक हमें ऊर्जा प्राप्त करना, पोषण क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पाचन क्यों जरूरी है, हमारे ऊर्जा की जरूरत होती है। श्वसन, इससे हमें ऊर्जा की जरूरत होती। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो प्रक्रम चल रहे हैं हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, और हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या जिसको हम बोलते हैं उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, इन सभी प्रक्रमों की हमें जरूरत होती है। तो कुछ पदार्थ जैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, या शरीर की कोशिकाओं की क्षति जो होती है उसको रिपेयर करने के लिए, प्रोटोप्लाज्म के बनने के लिए हमें विटामिन, जल तथा खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, हार्मोन्स की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं इन आवश्यक पदार्थों को बनाने तथा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वह इन प्रक्रमों के द्वारा हमें यह कार्य संपन्न होते हैं, जिसको हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं उपापचय क्रिया। क्या बोलते हैं, उपापचय, उपापचय क्रिया। इन उपापचय क्रियाओं के दौरान मैं बोल सकता हूं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थों या ऐसे उत्पादों का निर्माण होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं या लाभदायक होते हैं। शेष कुछ पदार्थ ऐसे भी बन जाते हैं जो कि हमारे शरीर में जिसका कोई उपयोग नहीं होता, या हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। तो उन हानिकारक पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। देखिए, उपापचय क्रियाओं के दौरान जैसे हम बात करें कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो उसके दौरान क्या बनता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मिलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कोई उपयोगी नहीं है, तो इनका निष्कासन हमारे शरीर से निकलना जरूरी हो जाता है। उसी प्रकार प्रोटीन के ऑक्सीकरण के दौरान अमीनो अम्ल तथा कई सारे नाइट्रोजिनस पदार्थ बनते हैं। तो नाइट्रोजिनस पदार्थ, जो कि कुछ ऐसे नाइट्रोजिनस पदार्थ होते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो वह क्रिया जो होती है वह क्या कहलाती है, श्वसन। तो हम यहाँ पे लिख दे कि हमारे शरीर में उपापचय क्रिया के दौरान कुछ पदार्थ बनते हैं जो कि लाभदायक होते हैं, लाभदायक, और कुछ पदार्थ ऐसे भी बनते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हानिकारक। अब इन लाभदायक पदार्थों का तो हम उपयोग कर लेते हैं क्योंकि यह शरीर के लिए हमारे जरूरी होता है। लाइफ को चलाने के लिए सारे पदार्थों की हमें जरूरत होती है, और साथ में हमें ऊर्जा की भी जरूरत होती है। ये चीज़ हमें स्पष्ट रूप से सारे प्रक्रमों के दौरान हमें पता चल गई। लेकिन कुछ ऐसे उत्पाद बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी या हानिकारक होते हैं, और इन हानिकारक पदार्थों को हम बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। क्या बोलते हैं, अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। अब इन अपशिष्ट पदार्थों को हमें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। लेकिन इसका एक तथ्य और बता दूं मैं कि जो हानिकारक है, जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, इनकी मिनिमम या एक निश्चित मात्रा शरीर के लिए जरूरी भी होती है। तो फिर अपशिष्ट कैसे, देखिए एक समय यह पदार्थ हमारे लिए अपशिष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ यह पदार्थ हमारे लिए आवश्यक भी होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं, भाई कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हमें मालूम है कि यह क्या है, अनुपयोगी है,
लेकिन श्वसन क्रिया को बनाए रखने के लिए इसकी निश्चित मात्रा हमारे शरीर में होना अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो हमारे शरीर में श्वसन क्रिया नहीं होगी। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनस पदार्थ प्रमुख रूप से हम बात कर रहे हैं कि जैसे यूरिया, या मैं बात कर सकता हूँ कि ऐसे और भी पदार्थ जैसे नाइट्रोजनस पदार्थों की हम बात करें कि इनका भी एक मिनिमम मात्रा में होना जरूरी होता है, लेकिन यह आवश्यकता से अगर अधिक हो गए तो यह हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजनस या अपशिष्ट पदार्थ हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, लेकिन यदि वो इसकी निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में हो तो इनका कोई भी हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव नहीं होता। तो इससे कहने का मतलब यह है कि इनकी मिनिमम मात्रा तो, या निश्चित मात्रा, मिनिमम भी नहीं, हम निश्चित बोल सकते हैं कि निश्चित मात्रा तो हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण को बनाने रखने के लिए जरूरी होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, हम डिस्कस कर लेते थोड़ा सा कि कुछ जीव ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके शरीर में जो उपापचय क्रियाओं के द्वारा जो जल उत्पन्न होता है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है, तो क्या बनता है हमारे शरीर में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, हमें पता है। इसके अलावा ऊर्जा, ये तीन उत्पाद बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, सभी जीव निकालते हैं। अगर यह जल हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान जो बनता है तो इसका निष्कासन हम कहीं ना कहीं किसी विधि से बाहर करते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं कि जो उनके शरीर में जल प्राप्ति का एकमात्र साधन जो होता है, यह उपापचय क्रियाओं के दौरान जो जल उत्पन्न होता है, इन्हीं के द्वारा उनकी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। तो यह अपशिष्ट पदार्थ कैसे हुआ? उसी प्रकार कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे हम मछलियों की बात कर रहे हैं, मछलियों में यह नाइट्रोजनस पदार्थों को, जैसे यूरिया वगैरह को क्या करते हैं, ये संचित करके रखते हैं ताकि इनको जल में रहना होता है। तो जल में इनकी अपनी एक शरीर की सांद्रता को बनाए रखने के लिए यह शरीर में यूरिया को बनाए रखते हैं। तो यह उनके लिए अपशिष्ट नहीं है। लेकिन वही अगर स्थलीय जलों की, जीवों की हम बात करें तो यह उनके लिए अपशिष्ट हो जाता है, क्योंकि इनकी जरा से भी ज़्यादा मात्रा हुई तो यह हमारे लिए अपशिष्ट हो सकता है। उसी प्रकार अमीनो अम्ल, यह भी हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ होता है। उसी प्रकार हम यूरिक एसिड रहे, तो अलग अलग जीवों में अलग अलग अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसकी चर्चा हम इसके बात करेंगे। तो इन अपशिष्ट या इन पदार्थों को, अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो अब हम इसको परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ही उत्सर्जन कहलाता है। देखिए कितना सिंपल परिभाषा है कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इस प्रकार आप इसको परिभाषित कर सकते हो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं चलती है, जैविक
उपापचयी क्रियाएं होती है, उन उपापचयी क्रियाओं के द्वारा कुछ आवश्यक पदार्थ बनते हैं, तो उनकी तो हमें बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती, वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन उसके फलस्वरूप कुछ ऐसे अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, इनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, तो उनको बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो यह हो गई उसकी एक सिंपल परिभाषा। अब उत्सर्जन के साथ साथ में आपको एक टर्म्स और मिलेगी आपको, जिसको बोलते हैं हम जल संतुलन। ये तो हो गया उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन को क्या हो गई ये परिभाषा। अब इसके बाद आता है जल संतुलन, या इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या होता है? हमें पता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है वह जलीय माध्यम में होता है, जिसको हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सारी क्रियाएं क्या होती है हमारे शरीर में? जलीय माध्यम होती है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। तो इन जलीय माध्यम में होने से हमारे शरीर में जो जल होता है उसका अंश कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हमारे शरीर में जल की एक ऑप्टिमम मात्रा बनाए रखने की क्रियाएं क्या कहलाती है? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वह उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जैसे नाइट्रोजनस पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं तो वह पानी के साथ में कितने बाहर निकाल रहे और हमारे शरीर में उसकी कितनी मात्रा होती है पानी में, ताकि उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाले जा सके। तो हमारे शरीर में हमेशा पानी की एक ऑप्टिमम मात्रा होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने की जो क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं जल संतुलन या ऑस्मो रेगुलेशन। हम देख लेते हैं उत्सर्जित पदार्थ कि उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं। हमने बात भी की कि हमारे शरीर में जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको हम शरीर से बाहर निकालते, तो वो पदार्थ कौन से होते हैं उनकी भी हम एक बार डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे शरीर में हमने पढ़ा था कि हमने पोषण के दौरान या पोषण में हम क्या क्या चीज़ लेते हैं, तो हम प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। हमने इसकी चर्चा कर भी ली है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। इसके अलावा हम क्या लेते हैं? हम प्रोटीन लेते हैं, हम वसा लेते हैं, ठीक। अब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसके अलावा हम खनिज लवण भी लेते हैं। इसके अलावा हम और क्या लेते हैं? हम विटामिन भी लेते हैं। इसके अलावा हम जल भी लेते हैं। तो हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम प्रमुख जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे भोजन जो होता है वह प्रमुख रूप से कार्बनिक अणुओं पर आधारित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा होती है क्या है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब इनका हमारे शरीर में क्या होता है? पाचन के दौरान यह सरल अणुओं में टूटते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो ये काय में टूटता है? ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज में टूटता है। ये ग्लूकोज। अब प्रोटीन जो होता है काय में टूटता है? यह अमीनो अम्ल में टूटता है, अमीनो अम्ल में टूटता है। अब वसा जो होती है यह वसीय अम्ल में टूटता है, वसीय अम्ल। अब यह ग्लूकोज, इनका अब क्या होता है? पाचन, ये तो पाचन हो गया, पाचन के दौरान ये सरल अणुओं में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होता है? हमने पहले भी चर्चा की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, इनका उत्पादन होता है। तो ऊर्जा तो हम अपने विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों के लिए हम उपयोग कर लेते हैं। पानी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचय क्रियाओं में उपयोग हो जाती है तथा इनका शरीर से बाहर निष्कासन भी हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे लिए क्या होती है? एक अपशिष्ट पदार्थ होती है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक। तो
यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, एक अनुपयोगी पदार्थ होता है या अनुपयोगी, यह हमारी गैस, हमारे शरीर में अनुपयोगी गैस होती है। तो इनको हम श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकाल देते हैं। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से यह रुधिर से बाहर जाती है लंग्स में, और लंग्स के थ्रू हम बाह्य श्वसन के दौरान इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम अमीनो अम्ल और प्रोटीन के जो विघटन होता है या इसका ऑक्सीकरण होता है, इसके दौरान कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। यह कब बनते हैं, इनके प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विघटन से बनते हैं। तो हम प्रमुख रूप से वसीय अम्ल की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनते हैं। तो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल या जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, इनके अपघटन से या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अपघटन से क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो श्वसन की क्रिया के द्वारा बाहर जाते हैं। फिर ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जो होते हैं, यह हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और इनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। इनको बोलते हैं हम नाइट्रोजिनस पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हो गए, प्रमुख रूप से हम कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि यह श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकले। लेकिन हमारे शरीर में जो अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है, हमारे शरीर में जब अमीनो अम्ल का विघटन होता है या ऑक्सीडेशन होता है तो उसके दौरान यह अमोनिया बनता है। और अमोनिया जो होता है इसको लीवर में पहुंचा दिया जाता है और लीवर क्या करता है, अमोनिया को डीएमिनेशन कर देते हैं। अमोनिया जो होता है यह अमीनो अम्ल के डीएमिनेशन, और ये डीएमिनेशन का काम कौन करता है, यह हमारे शरीर में यकृत का काम होता है। उसी प्रकार से यूरिया जो होता है इसका निर्माण भी हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, यह लीवर में होता है। क्योंकि आर्जिनिन नामक जो नाइट्रोजनस पदार्थ होता है उसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। हमें उतना ज़्यादा यहाँ पे टप में स्टडी नहीं करना है। तो हमारे प्रमुख जो उत्सर्जी पदार्थ हो गए, कौन कौन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के दौरान जो अमीनो अम्ल, अमोनिया जो कि अमीनो अम्ल के डीएमिनेशन से बनता है, यूरिया का निर्माण भी हमारे लीवर में होता है। तो यह दोनों का निर्माण कहाँ हो रहा है, हमारे शरीर के यकृत में हो रहा है। तो यह तीन पदार्थ जो प्रमुख रूप से हमारे लिए प्रोटीन कैटाबॉलिज्म से बनते हैं और यह इनको हम सम्मिलित रूप से हम नाइट्रोजिनस पदार्थ कहते हैं। तो इसमें जो अमोनिया है यह हमारे शरीर, मतलब अगर जीवों की हम बात करें कि यह अमोनिया बहुत जल्दी जो अमीनो अम्ल के विघटन के दौरान बहुत जल्दी अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो जो जलीय जीव होते हैं यह अत्यधिक विषैला भी होता है। यह क्या होता है, विषैला। तो यह जो अमोनिया होता है यह प्रोटीन के विघटन से तुरंत बनने वाला यह अमोनिया होता है जो कि अत्यंत विषैला होता है। तो जलीय जो जीव होते हैं वह जलीय जीव तो इनको डायरेक्ट शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जलीय माध्यम के द्वारा, इनकी विसरण विधि के द्वारा यह शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे शरीर में अमोनिया जो है वह यूरिया में बदल जाता है और स्थलीय जो जीव होते हैं उनके शरीर में जो उत्सर्जन होता है वह प्रमुख रूप से यूरिया के रूप में हम उत्सर्जी पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि जैसे कुछ पक्षी होते हैं, यह पक्षी जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ इसमें यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल। तो वह यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल के रूप में, और यह यूरिक अम्ल जो होता है यह ठोस रूप में होता है। जैसे पक्षियों की हम बात करें तो पक्षियों में जो यूरिक अम्ल होता है इसके रूप में यह उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि यूरिया जो होता है, यूरिक अम्ल जो होता है पक्षियों एवं
रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जो जीव होते हैं, इनके शरीर में यूरिक अम्ल के रूप में यूरिया जो होता है यह ज़्यादा विषैला नहीं होता, लेकिन इसका अणु जो होता है काफ़ी जटिल होता है। यह अमोनिया से कम विषैला होता है, लेकिन इनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसके आधार पे भी जीवों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जैसे कुछ जीव अमोनिया के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एमिनोटेलिक बोलते हैं, एमिनोटेलिक जीव। और जो यूरिया को शरीर से बाहर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी जीवों को हम कैटेगराइज, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर इसको हम अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं आगे कि किस प्रकार से उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में कौन से अंग यहाँ पे काम करते हैं। अब हम देखते हैं जीवों में उत्सर्जन, कि जीवों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। जीवों में उत्सर्जन, उत्सर्जन एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, जो सरल जीव होते हैं, इन सरल जीवों में तो बड़े आसान विधि से या सरल तरीके से इनमें उत्सर्जन की क्रिया हो जाती है। जैसे हम बात करें कि एक कोशिकीय जो छोटे जीव जैसे अमीबा होता है, तो इनके शरीर में भी विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है, और उपापचय क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं यह क्या करते हैं, साधारण विसरण विधि के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इनमें यह प्रक्रिया जो होती है बहुत ही सरल होती है, क्योंकि इनमें किसी विशेष आर्गन की यहाँ पे निर्माण नहीं होता है। जबकि जो जटिल जीव होते हैं उनका शरीर काफ़ी जटिल होता है, और वातावरण से डायरेक्ट में संपर्क में नहीं होने के कारण इन शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं इनको बाहर निकालने के लिए कुछ विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है, और उस तंत्र को बोलते हैं हम उत्सर्जी तंत्र। तो अंतर समझ में आया कि यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है उत्सर्जन। यहाँ पे उत्सर्जन के लिए जब इनमें अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है तो इनके शरीर के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है उनमें उनकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो अधिक सांद्रता के होने के कारण वह विसरण विधि के द्वारा शरीर से बाहर आ जाते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो यह एक सिंपल विधि हो गई। लेकिन हम जटिल जीव जैसे हमारी बात करें तो हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, और कोशिकाएं समूहों में बढ़ के विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है। तो हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र का विकास होता है, और उस तंत्र को बोलते हैं हम उत्सर्जन तंत्र। तो अब देखते हैं हम मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो अब हम देखते हैं मनुष्य में उत्सर्जन। हमने पूरी चर्चा कर ली थी उत्सर्जन क्या होता है, कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब हम पर्टिकुलर मनुष्य या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मनुष्य में उत्सर्जन, यहाँ पे लिख देता हूँ, मनुष्य में उत्सर्जन, उत्सर्जन। हमें यहाँ पे मनुष्य में उत्सर्जन की प्रोसेस को हमें यहाँ पे समझना है। तो देखिए, मनुष्य क्या है, एक वर्टिब्रेट है, अर्थात कशेरुकी प्राणी है। तो मनुष्य सहित जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसको कि हम वृक्क या इंग्लिश में इसको किडनी कहते हैं, इसके द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। लेकिन जो किडनी होती है, जिसको हम वृक्क कहते हैं, उसके साथ में और भी जो संरचनाएं होती है, जिसको कि हम मूत्रनली की या मूत्रवाहिका या मूत्रनली बोलते हैं। इसके अलावा मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर होता है, और उसके बाद यह मूत्र मार्ग, जहाँ से कि यहाँ से यूरिन जो है हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो कौन सी संरचना होती है लिख दे। प्रमुख संरचना में क्या आता है, वृक्क। इसके अलावा क्या आता है, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी भी बोलते हैं इसको, या मूत्रनली भी बोलते हैं। इसके अलावा तीसरी संरचना क्या आ गई, मूत्राशय, या इसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, मूत्राशय। इसके अलावा यह चौथी संरचना जो आती है इसको बोलते हैं हम मूत्र मार्ग। ठीक, तो यह चार प्रमुख से हमारे शरीर में कंप्लीट उत्सर्जी
तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है हमारा वृक्क या किडनी होता है। किडनी से जो नलियाँ निकलती है जिससे कि यूरिन बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हम मूत्रवाहिनी, और यहाँ पे जहाँ पे यूरिन कलेक्ट रहती है इसको बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय, और जहाँ से यह बाहर शरीर से बाहर त्यागा जाता है इसको बोलते हैं हम मूत्र मार्ग, या जहाँ से इसका त्याग किया जाता है। अब हम इसकी थोड़ी संरचना के बारे में बात कर लेंगे। किडनी वास्तव में हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित होती है, तो इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, तो इसकी पोजीशन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा जरूर कर लेते हैं कि जो किडनी होती है यह हमारे शरीर में जो हमारी एब्डोमिनल केविटी होती है, या एब्डोमिनल केविटी मतलब यह किडनी जो होती है हमारे शरीर में 1 पेयर या 2 होती है। पेयर में अगर बात करें तो यह 1 पेयर होती है, और अलग अलग बात करें तो यह संख्या में इनकी 2 संख्या होती है। और यह हमारे शरीर में जो एब्डोमिनल या जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो थोरेक्स रीजन के नीचे की बात कर रहे हैं, उसके एब्डोमिनल की जो वाल होती है उसके पृष्ठ भाग पे इनकी स्थिति होती है। पृष्ठ मतलब यहाँ पे, और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उस रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ यहाँ पे पाई जाती है। यह इनकी संरचना अगर देखी जाए तो इसका आकार जो होता है एक सेम के बीच के आकार, या इसको हम बोल सकते हैं कि सेम का बीज जो होता है ना उसके आकार की यह होती है। और कलर अगर देखा जाए तो यह थोड़े गुलाबी कलर की या लाल कलर की यहाँ पे यह होती है। और इसमें किडनी में एक इस प्रकार से एक अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग होता है दोनों तरफ से, इसको हम हाइलस बोलते हैं। और इस हाइलस में ही इसमें एफरेंट तथा इफरेंट आर्टरी, या जिसको हम रीनल धमनी तथा रीनल वेन कहते हैं, या धमनी या रीनल वेन कहते हैं, उसके द्वारा रक्त जो है इसमें प्रवेश करता है तथा एक के द्वारा यह रक्त बाहर निकलता है। इसी प्रकार दोनों किडनी से 2 नलियाँ निकलती है, एक एक किडनी से एक प्रकार से नलियाँ निकलती है जिसको कि मूत्र नली कहते हैं। और यहाँ पे एक थैलेनुमा संरचना होती है जहाँ पे कि यूरिन कलेक्ट होता है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय बोलते हैं। और यहाँ से यूरिन जो है समय समय पर त्याग दी जाती है। अगर इसके साइज की अगर बात करें तो किडनी का जो साइज होता है यह लंबाई में 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। लंबाई में कितनी होती है इसकी, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार अगर हम इसकी मोटाई की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। मोटाई कितनी हो गई, 5 से 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर जो होती है इसकी चौड़ाई होती है। ज़्यादा बड़ी संरचना नहीं होती है, लेकिन यह हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका फंक्शन होता है कि इसके द्वारा ही हमारे शरीर के जितने भी नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं जो कि हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, यह किडनी के द्वारा होता है। तो चीज़ क्लियर हो गई। हमारे शरीर में यह जो एब्डोमिनल केविटी होती है, इस एब्डोमिनल केविटी के पृष्ठवाल से यह लगा हुआ होता है तथा वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर यह पाया जाता है। यहाँ पे विशेषता होती है कि ये होती है राइट किडनी और ये होती है लेफ्ट किडनी। तो जो लेफ्ट किडनी होती है उस राइट किडनी से थोड़े से ऊपर यह स्थित होती है। तो इस प्रकार यह इसकी पोजीशन हो गई। अच्छा, इसके इस दबे वाले भाग को जो यहाँ पे यह अवतल होता है तथा यह ऊपर वाला भाग जो होता है यह उत्तल होता है। उत्तल का मतलब ये उभार होता है और अवतल का यहाँ पे यह अंदर धंसा हुआ होता है। तो इस अंदर धंसे वाले भाग को ही क्या कहते हैं हम, हाइलम। जिस प्रकार से यह हाइलम इसको कहते हैं। तो यही से रीनल आर्टरी जो होती है इसके अंदर इंटर करती है और रीनल वेन क्या करती है, बाहर निकलती है। देखिए यहाँ पे जो जा रही है यह रीनल आर्टरी है और रीनल वेन जो होती है यहाँ पे देखिए रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये क्या है,
इसकी एक संरचना की है, ये एनाटॉमी है, और इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके एक किडनी की आंतरिक संरचना को अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या हमें दिखाई देगा। ये इसकी किडनी की एनाटॉमी, या इसको हम आंतरिक कहते हैं। किडनी का हम सेक्शन काट में हम इन अंदर की तरफ जो संरचनाएं होती है वह क्या क्या होती है। देखिए, किडनी के अंदर में इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है कार्टेक्स वाला रीजन, ये बाहर की तरफ, और दूसरा होता है मेडुला। ये देखिए, ये मेडुला जो होता है ये, और एक होता है इसका कार्टेक्स। कार्टेक्स कहा गया ये वाला। ये दो भागों में किडनी बटी हुई, बाहर की तरफ कार्टेक्स होता है और अंदर की तरफ होता है मेडुला। इस कार्टेक्स वाले रीजन में आपको यहाँ पे कुछ ऐसे बिंदु बिंदु जब समान संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी, इसको बोलते हैं हम मेडुलरी रे। और इस मेडुलरी रे में ही जो यहाँ पे जो आपको एक नेफ्रॉन्स, या इसको हम बोलते हैं कि यह एक वृक्क नलिका की संरचना है, उसमें जो ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन्स होते हैं इसमें कॉर्टेक्स वाले भाग में देखो, इसको अभी कंफ्यूज मत होइएगा, हम आगे बताएंगे कि ग्लोमेरुलस क्या होता है और नेफ्रॉन्स क्या होता है। अभी सिर्फ यहाँ पे आपको नाम याद रखना है कि इसमें जो कॉर्टेक्स वाले भाग में ग्लोमेरुलस तथा नेफ्रॉन्स होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको ये लाल कलर की जो संरचनाएं दिखाई देती है, इसको बोलते हैं हम पायरामाइड। यह पायरामाइड कम से कम 8 से 12 की संख्या में यह पायरामाइड होते हैं, और इस पायरामाइड से कुछ इस प्रकार से यह एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा यह जुड़े रहते हैं, और इस पायरामाइड से ही ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं यह उसके जो भाग होते हैं इसमें यह उपस्थित रहते हैं। किडनी में इसी के समान दो रक्त नलिकाएं आती है, इसको एक को बोलते हैं हम रीनल धमनी और दूसरी को बोलते हैं हम रीनल सिरा। रीनल धमनी से जो है रुधिर आता है और रीनल सिरा से यह बाहर निकलता है, और जो दबा हुआ अवतल भाग होता है इसको हम हाइलम कहते हैं। तो इस प्रकार यह एक किडनी की संरचना हो गई। आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखना है कि किडनी के अंदर कार्टेक्स तथा मेडुला दो भाग होते हैं। कार्टेक्स बाहर की तरफ होता है और मेडुला अंदर की तरफ होता है। अब मेडुला में इस प्रकार से जो संरचनाएं होती है इसको हम बोलते हैं पायरामाइड, और यहाँ पे जो कार्टेक्स वाला रीजन होता है यह काफ़ी यहाँ पे दाने दाने के जमान संरचनाएं होती है, अर्थात इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस होता है या जो कुंडलित नलिकाएं होती है ये इसमें ही पाई जाती है। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो होता है वहाँ पे यह काय में पाया जाता है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक कार्टेक्स में पाया जाता है। और यहाँ से ये एक नेफ्रॉन्स की संरचना है। एक नेफ्रॉन्स का मतलब क्या होता है, एक वृक्क नलिका। देखो, किडनी जो होती है उसमें कई सारी वृक्क नलिकाएं होती है, कम से कम 10 लाख वृक्क नलिकाएं होती है। ये किडनी में कई सारी वृक्क नलिका जिसको कि हम नेफ्रॉन्स कहते हैं उससे मिलके बनी होती है। तो इस किडनी में से एक नेफ्रॉन्स की संरचना हमने निकाली, तो यह उसकी संरचना है। यह कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन्स के मिलके किडनी बनी होती है। तो इसकी संरचना के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक नेफ्रॉन्स या उत्सर्जन की जो यूनिट्स होती है उसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि एक्सक्रीटरी या इसको उत्सर्जन की हमारी यूनिट क्या है या इकाई क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे उत्सर्जन की जो इकाई है वह नेफ्रॉन्स, या जिसको कि हम वृक्क नलिका कहते हैं, यह एक नेफ्रॉन्स की संरचना है। अब हम देखेंगे इसमें एक नेफ्रॉन्स की संरचना में क्या क्या संरचनाएं हमें दिखाई दे रही है। अब हम समझते हैं एक वृक्क नली की संरचना में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है। देखिए, यहाँ पे आपको एक प्याले के समान संरचना दिखाई दे रही है, दिख रहा ना ऐसे प्याले के समान ऐसे। यहाँ इसको बोलते हैं हम बोमेन कैप्सूल, ठीक है। इस बोमेन कैप्सूल में दो आर्टरी या इसको बोलते हैं कि दो धमनिकाएं आती है जो इसमें रुधिर लाती है। इसको अभिवाही धमनिका कहते हैं या एफरेंट आर्टरी। और जो धमनी से शरीर से ऐसे रुधिर से मतलब इससे रुधिर बाहर निकलता है उसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। तो ये दो धमनिका यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और बोमेन कैप्सूल में यहाँ पे आपको एकदम छोटी छोटी पतली नलिकाओं के समान संरचनाएं दिखाई दे रही है। इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर
इस पूरे ग्लोमेरुलस तथा बोमेन कैप्सूल को सम्मिलित रूप से हम मेल्पिजियन कैप्सूल कहते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं हम? मेल्पिजियन कैप्सूल। अब इस बोमेन कैप्सूल से एक अत्यधिक कुंडलित नलिका निकलती है जो कि मोटी होती है थोड़ी, इसको बोलते हैं हम समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको इंग्लिश में बोलते हैं और समीपस्थ कुंडलित नलिका इसको हिंदी में बोलते हैं। उसी प्रकार यह कुंडलित नलिका आगे जाके सीधी हो जाती है, इसको बोलते हैं हम थिक डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ हेलन लूप। और यहाँ पे यह सीधी नलिका आगे जाके एकदम पतली या जिसको कि हम बोलते हैं कि यह एकदम पतली हो जाती है और पतली में ये यू के आकार की यह संरचना बना लेते हैं। इसको हेलेन का अधिरोही चाप बोलते हैं या हेलेन लूप बोलते हैं या हेलेन का अधिरोही चाप। अब यहाँ पे देखो हेलेन का अधिरोही चाप इस प्रकार से और इधर वाले चाप को बोलते हैं हेलन का अवरोही चाप। तो यह हेलेन लूप्स की ये संरचना ये थीन वाला पार्ट होता है जो कि पतला होता है, इसको हम बोलते हैं पतला वाला भाग, पतला, या इसको हम थीन वाला भाग भी बोल सकते हैं। तो यह पतले में आपको दिखाई दे रहा है हेलेन का अधिरोही चाप और हेलेन का अवरोही चाप। यह अवरोही चाप आगे जाल के फिर से मोटी नलिका में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं हम थिक एसेंडिंग सेगमेंट ऑफ हेलेन लूप। और यहाँ से आगे जाके यह नली फिर से कुंडलित हो जाती है जिसको बोलते हैं हम दूरस्थ कुंडली नलिका। देखिए अब इसको और अच्छे से याद रखिए। पहला बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के अंदर कुंडलित नलिका जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस में एक अभिवाही धमनिका आती है और एक अभिवाही धमनिका से यह अपवाही धमनिका से यह रुधिर बाहर निकलता है। यहाँ से जो कुंडलित आपको यहाँ तक जो नली दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? कुंडलित है या इसमें येठन है। तो ये ग्लोमेरुलस के पास है इसलिए इसको बोलते हैं समीपस्थ। और ये दूसरी कुंडलित नलिका जो दूर होती है इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो दो कुंडलित नलिका है, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ। उसी प्रकार एक डिसेंडिंग का मतलब होता है यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, एसेंडिंग का ये ऊपर जा रहा है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं थिक। थिक आने में होता है मोटा, यह मोटा पाइप के समान संरचना है, यह मोटी नली की समान संरचना है, ये मोटी। तो इसको हम डिसेंडिंग और इसको हम एसेंडिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपको चाप दिखाई दे रही है, जो आर्च दिखाई दे रही है, इसको हेलेन लूप्स बोलते हैं। आफ्टर ऑल ये जो कुंडलित नलिका है यह सामान्य संग्राहक नलिका में चली जाती है और सामान्य संग्राहक नलिका जो होती है यह मूत्र नलिका के द्वारा यहाँ पे यह ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से यह एक नेफ्रॉन्स या एक वृक्क नलिका की संरचना होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है रुधिर के माध्यम से। अब हम देखते हैं वृक्क के कार्य विधि किस प्रकार से हमारे रुधिर से यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है या किस प्रकार से यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो वृक्क के कार्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्न 3 चरणों में होती है। पहला चरण है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहाँ पे कि इस बोमेन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद होता है ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन, ये बोमेन कैप्सूल के नीचे इन नलियों के द्वारा जो पुनर्अवशोषण होता है पदार्थों का उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण। फिर उसके बाद होता है ट्यूब्यूलर स्रवण, ये यहाँ पे जो सामान्य संग्राहक नलिका होता है इसके कार्य की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखिए ये वर्क यहाँ पे होता है जो हमारा बोमेन कैप्सूल या जिसको हम मेल्पिजियन कैप्सूल्स कहते हैं, इसमें यह क्रिया होती है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि 2 धमनियाँ यहाँ पे आती है, मतलब सॉरी यहाँ पे जो धमनी रुधिर लाती है इसको बोलते हैं हम अभिवाही धमनिका, और जो रुधिर यहाँ से वापस जाता है इसको बोलते हैं हम अपवाही धमनिका। तो जो अपवाही धमनी होती है इसका व्यास क्या होता है? ज़्यादा होता है, और इसका व्यास क्या होता है? कम होता है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है
कि यहाँ से जितनी मात्रा में रुधिर आता है उतनी मात्रा में यहाँ से निकल नहीं पाता। तो उसके कारण क्या होता है, इस जो ग्लोमेरुलस होता है यहाँ पे एक दबाव बनता है। तो दबाव बनने से क्या होता है कि जो रुधिर के साथ आए वाले, रुधिर के साथ और क्या क्या आता है, रुधिर के साथ में यूरिया आता है, यूरिक अम्ल आता है, जल आता है, ग्लूकोज आता है, लवण तथा प्रोटीन भी इसमें उपस्थित होता है हमारे रुधिर में। और भी सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन हम सारे पदार्थों की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण तथा प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी मात्रा में यहाँ पे रुधिर आ रहा है उतनी मात्रा में यहाँ से निकल नहीं पाने के कारण यहाँ पे इस बोमेन कैप्सूल की दीवार पे क्या होता है, एक दबाव बनता है। और इस दबाव से क्या होता है, यहाँ पे यूरिन जो होती है यहाँ पे यह इसका फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो उच्च दाब में क्या होता है कि प्लाज्मा के साथ साथ में कुछ सभी लवण तथा कुछ ग्लूकोज वगैरह भी इस कैप्सूल में यहाँ पे आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। जबकि जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, यह प्लाज्मा प्रोटीन तथा जो सेल्स होती है वह इसके जो बोमेन कैप्सूल की जो वाल होती है इसके द्वारा यह अपारगम्य होती है। तो इसका यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो फिल्ट्रेशन होता है जिसको कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं यह मेलपीजियन कैप्सूल या इसको कि हम बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं, उसके द्वारा यह होता है। अब हम देखते हैं आगे ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण। अब जो फिल्ट्रेट हुआ है या जो फिल्ट्रेशन होता है इस नलिकाओं में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण। देखो, पुनर्अवशोषण का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ यहाँ पे छन गए हैं या जो उपयोगी पदार्थ है वो नलिका में जिस एक्सट्रेक्ट के साथ में आ गए हैं, इनका फिर से पुनः अवशोषण होता है कि ताकि उपयोग वाली चीज़ें जो है इस फिल्ट्रेट के साथ बाहर न जाए। तो जैसे ग्लूकोज हमारे लिए उपयोगी है, ग्लूकोज, इसी के साथ में लवण जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कुछ जल भी अवशोषित होता है। तो ये जो चीज़ें होती है, आवश्यकता से अधिक तो जो हमारा जल होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए कुछ जल, ग्लूकोज और लवण आदि का इस नलिका के द्वारा उसका पुनर्अवशोषण हो जाता है। ग्लूकोज का तो पूरा ही अवशोषण हो जाता है, लवण डिपेंड करता है कि हमारे शरीर को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से लवण का अवशोषण होता है। जल भी उसकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे अवशोषित होता है। तो ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं हम ट्यूब्यूलर पुनर्अवशोषण। अब आता है ट्यूब्यूलर स्रवण। अब हम देखते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। देखिए, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन जो सामान्य संग्राहक नलिका है, यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्यूब्यूलर सिक्रेशन इस नलिका में किस प्रकार से यह सिक्रेशन होता है। देखिए, कभी कभी नलिका की कोशिकाओं के द्वारा कुछ उत्सर्जी पदार्थों का स्रवण हो जाता है। तो उस उत्सर्जी पदार्थों का स्रवण कभी कभी इस फिल्ट्रेट में मिलता है या इस फिल्ट्रेशन में मिलता है, तो जिसको हम बोलते हैं ब्लाडर या इसको हम बोलते हैं ब्लाडर यूरिन। ब्लाडर यूरिन, अब यहाँ पे ब्लाडर यूरिन जो है इस यूरिनरी ब्लाडर में आ जाता है और इस यूरिनरी ब्लाडर में आने के बाद यह समय समय पर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक पूरी फिजियोलॉजी हो गई उत्सर्जन की, इसको फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन भी इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार यह एक किडनी का पूरा फंक्शन हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो यूरिन होती है इस यूरिन का संगठन क्या क्या होता है। अब हम मूत्र के संगठन या यूरिन का जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो यूरिन का संगठन होता है इसमें जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड जिसको कि हम NaCl कहते हैं आदि ये विद्यमान इसमें होता है। यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन का आहार लेता है, देखो हमारा जो उत्सर्जी पदार्थ होता है प्रमुख क्या होता है, नाइट्रोजिनस, और यह नाइट्रोजिनस पदार्थ किसके द्वारा बनते हैं, इस प्रोटीन के अपघटन के कारण ही यह उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम प्रोटीन कितनी मात्रा में ले रहे हैं। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन का आहार लेता है तो उसके यूरिन में
जल जो होगा वह 96% होगा, उसमें ठोस जो होंगे 4% होंगे। तो उस ठोस में 4% में 2% यूरिया होगा और अन्य चीज़ें 2% होती है। यूरिया की सामान्य मात्रा अगर हम बात करें कि 100 ml रुधिर में यह 30 ग्राम मानी जाती है। अब हम यूरिक अम्ल की बात कर लेते हैं कि रक्त में इसकी सामान्य मात्रा 2 mg से 3 mg पाई जाती है, यह 100 ml रुधिर में। प्रतिदिन करीब 1.5 से लेकर 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है और यूरिन का जो कलर होता है वह पीला होता है। यह पीला कलर इसमें जो रंजक या एक पिगमेंट से उपस्थित होता है जिसको हम रंजक बोलते हैं, इस रंजक का नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण यूरिन का कलर जो होता है वह पीला होता है। तो इस प्रकार यह यूरिन का जो है यह संगठन हो गया। अब हम देखते हैं एक हीमियोडायलिसिस क्या होता है। अब हम देखते हैं डायलिसिस। आपने डायलिसिस का नाम बहुत बार सुना होगा कि किसी की किडनी फेल हो जाती है या किसी की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है या किसी की किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है या किसी को बहुत ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में किडनी फंक्शन जो होते हैं वह बंद हो जाते हैं और आपने सुना होगा कि उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी। तो ये डायलिसिस वास्तव में होता क्या है? डायलिसिस वास्तव में एक आर्टिफिशियल एक यंत्र होता है जो कि किडनी के समान कार्य करता है। अर्थात किडनी का काम क्या होता है, जैसे हमारे रुधिर को फिल्ट्रेट करके यह यूरिन का क्या करता है, यहाँ पे निर्माण करता है। तो उस प्रकार से ही किडनी का ये जो हीमोडायलिसिस या जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, हीमो का मतलब होता है रुधिर, रुधिर को डायलिसिस करना या फिल्टर करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस। तो यह एक हीमोडायलिसिस का उपकरण है। इसमें क्या किया जाता है कि हमारे रुधिर को डायरेक्ट जो हमारी रुधिर की जो ब्लड वेसल्स होती है, एक ब्लड वेसल्स जो मान लो कि हमारे शरीर में जैसे धमनी हो गई, तो धमनी से यहाँ पे रुधिर को इस नलिका से इससे जोड़ दिया जाता है और इसमें दबाव मापक वगैरह लगे होते हैं और यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है। इस प्रकार से यह कुंडलित नलिका ये आपको दिखाई दे रही है, चारों कोनों पे यहाँ पे एक बॉक्स के समान संरचना दिखाई दे रही है। इसको हम डायलाइजर कहते हैं। ये डायलाइजर का बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। यह डायलाइजर क्या करता है, इसमें एक तरल द्रव पदार्थ भरा होता है जिसको डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। यह डायलिसिस फ्लूइड हमारे जैसे ऊतक होते हैं, ऊतक का जो फ्लूइड होता है उसके जैसे ये फ्लूइड यहाँ पे उस वातावरण को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है और इस फ्लूइड की जो सांद्रता होती है वह हमारे टिश्यू फ्लूइड के समान ही होती है तथा इसमें नाइट्रोजनस पदार्थ तथा साल्ट ये नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ से एक नली निकलती है, इस नली को बोलते हैं सेलोफेन की बनी नली, और यह सेलोफेन की नली आगे जाके फिर से इसको सिरा में या वेंस में इसको हम जोड़ देते हैं। तो एक जगह से रुधिर आता है और दूसरी तरफ से रुधिर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब रुधिर आता है तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा किया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर तो रुधिर क्या होगा, जमने लगेगा। तो उसको न जमने देने के लिए यहाँ पे एक एंटीकोगुलेट कंजुकेशन या जिसको बोलते हैं प्रतिस्कंदन संयोजन, एक यहाँ से इंजेक्शन के द्वारा ऐसे इंटर किया जाता है और रुधिर को माध्यम जो है वह तरल ही बना रहता है। अब यहाँ पे जैसे ही इस डायलाइजर में आता है यह फ्लूइड, तो ये रुधिर आता है, तो यहाँ पे जो इसमें फ्लूइड होता है उसमें इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें छन जाते हैं। किडनी के समान जैसे वो होता है ना हमारा बोमेन कैप्सूल, तो उसके जैसे यहाँ पे क्या होता है, जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इस डायलाइजर में रह जाते हैं और यहाँ से ये रुधिर को निकाल के फिर से इसको सामान्य टेम्परेचर में लाके फिर से यहाँ पे सिरा में जोड़ दिया जाता है। तो यह क्रिया वास्तव में एक आर्टिफिशियल किडनी के जैसे काम करता है। तो मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी होती है ये वास्तव में, और यह एक वरदान साबित हो गया कि आपने देखा होगा कि जो किडनी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और संख्या में 2 होती है। किडनी के बिना हमारा शरीर में पानी की अत्यधिक मात्रा हो जाएगी,
या अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो जल, खनिज लवण और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया वगैरह का हमारे शरीर में कुछ जहरीले पदार्थों का जमा हो जाएगा और इन जहरीले पदार्थ के जमा होने के कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए यह यंत्र बनाया है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा कि डायलिसिस यूनिट अलग से होती है और उस डायलिसिस यूनिट में रोगी को ले जाया जाता है और उसको हीमोडायलिसिस करके फिर से उसको घर में भेज दिया जाता है। लेकिन यह क्रिया क्या होती है, बार बार करना पड़ता है क्योंकि किडनी का काम ये 24 घंटे तो लगी नहीं रह सकती, जबकि उत्सर्जन का कार्य तो यह 24 आवर चलते रहता है। जितने उत्सर्जित पदार्थ होते हैं तो वह यूरिन का निर्माण हमारे शरीर में 24 आवर होता है, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ इसे टाइम पीरियड में ले जाना पड़ता है और उसको फिर से यह डायलिसिस करके फिर से वापस भेज दिया जाता है। यह प्रोसेस जो होती है काफ़ी महंगी होती है, लेकिन सरकार ने भी इसको देखते हुए कई सारे सरकारी अस्पतालों में इसकी मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई है। तो इस प्रकार से यह हो गया हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस के बाद में हम देखेंगे